हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारी सैम्पल पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही है उसका कोड ए चल रहा है और इस कोड के अंदर आज जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो है सेक्शन सी को। हमने पीछे दो वीडियोस में सेक्शन ए 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन और सेक्शन बी 2 मार्क्स के हमारे पास 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हमारे पास 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, इट मींस 18 मार्क्स का हम काम करने वाले हैं और ये 18 मार्क्स का काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या मतलब इनकी तरीके क्या है पूछने के, वो चीज़ आप इसमें जानोगे। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि वैसे भी बड़ी हो जानी है वीडियो ज़्यादा। तो हमें ये चीज़ सोल्व करनी है। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और शुरू करते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस वाइज 10th क्लास की वीडियो मिलती रहेगी आपको अपडेट, और वो चीज़ें रेगुलर स्टडी करते रहे क्योंकि एग्जाम आपके बिल्कुल पास में। और इस दौरान आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है जो हम ले गए हैं टेस्ट सीरीज। मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनका भी ये बेनिफिट हो सके। चलो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? कि 3 - 2√5 ये जो नंबर है वो एक इरेशनल यानी कि अप्रिमेय संख्या है। ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है यानी कि अप्रिमेय संख्या है। हमें ये प्रूव करना है। हाउ टू वी कैन प्रूव दिस, हम कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे क्या यह एक परिमेय संख्या है, इट मींस इट इज ए रैशनल नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट करेंगे दिस इज ए रैशनल नंबर, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम वालों के लिए लाइन लिख सकते हैं कि माना कि दिस ये जो है एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको एक परिमेय संख्या के रूप में कंसीडर करेंगे देन आपके पास क्या होगा, जैसे आप कोई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कंसीडर करते हैं देन वो संख्या आपके पास a/b के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, जहां पर जो है हमारे पास HCF किसका, a और b का 1 माना जाता है, और साथ में हम क्या कंसीडर करते हैं, जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो नॉन जीरो है। ठीक है, या फिर हम एक शब्द और भी लिख देते हैं कि ए बी जे को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या भी है। हिंदी मीडियम वाले वो भी लिख सकते हैं हम, और ये भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, हम रूट वाला नंबर तो लेफ्ट में रख लेंगे और विदाउट रूट वाला राइट में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस का 2√5 है उसके लिए यहाँ रखते हैं, और जो 3 है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमने एक चीज देखी, ये जो संख्या है आफ्टर एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास इस रूप में आ जाएगी। एलसीएम आपको पीछे वीडियोस में बताए हुए हैं और आप इतने सालों में सीख भी चुके होंगे एलसीएम। ठीक है, बाकी दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रॉस करो और देन आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया है, अब हमें सिर्फ √5 चाहिए। इधर हम √5 को रखेंगे और -2 को भी इधर ले आएंगे। जैसे -2 इधर आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव जनरली नहीं रखा करते, इसलिए हम नेगेटिव को ऊपर की तरफ भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जैसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऊपर की साइन बदल जाएंगे। जो 3 भी नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और नीचे की तरफ बच जाएगा 2b। अब हमारे पास दो पोर्शन है, एक लेफ्ट में है एक राइट में है। हमें यह पता है कि जो ए बी जो संख्या है a/b एक को प्राइम नंबर है, इनका जो HCF 1 आ रहा है और b नॉन जीरो है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, जो राइट हैंड साइड के अंदर जो नंबर है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक रैशनल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। आप ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन पड़ा है, √5, यानी कि हम क्या लिख देंगे, एज वी नो एज वी कैन सी, ये लिख देते हैं हम एज वी कैन सी। कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, यह एक अप्रिमेय संख्या। हम हिंदी में क्या लिखेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं कि √5 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ऑल्सो
और क्या है, और जो राइट हैंड साइड है, इन राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है भैया, 3b माइनस ए अपॉन में 2b इज ए रैशनल नंबर। यानी जो राइट हैंड साइड में ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, कि रैशनल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। सो अबव, ऊपर वाली जो इक्वेशन बनी हुई है, अबव इक्वेशन 1 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो हमने कंडीशन लेट की, हमें तो इरेशनल प्रूव करना था ना, हमने इसको क्या माना, रेशनल माना। सो हम कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों, एक देखो, एक तो हमारे पास इरेशनल है, दूसरा हमारे रेशनल है, दोनों साइडें क्या आ गई, अनइक्वल आ गई ना, अनइक्वल आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर कैसे बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाई, क्या रीजन रहा, इसके पीछे रीजन रहा कि हमने इसको रैशनल माना। सो हम क्या लिखेंगे, आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत माना है, आवर्स पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज रैशनल नंबर। ये छोटी छोटी लाइनें हैं बस, यू कैन नो, ठीक है। तो हमने क्या करना था, एक नंबर था उसको हमें इरेशनल प्रूव करना था, हमने क्या मान लिया, रैशनल। जैसे ही रैशनल माना, इसको ए बाई बी में प्रेजेंट करेंगे हम। जैसे ए बाई बी में प्रेजेंट करें, हमने देखा लेफ्ट और लेफ्ट साइड में आ गया रूट, और राइट साइड में विदाउट रूट का नंबर है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो रूट 5 है वो इरेशनल को प्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड में हमारा ये जो नंबर है वो रैशनल को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल तो होते नहीं कभी, तो यानी कि ये जो समीकरण बन रही है और जो ये इक्वेशन बन रही है वो क्या है, नॉट पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने हमारी अजम्पशन वो रॉन्ग है, देयरफॉर दिस इज रैशनल, सॉरी इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर में से कि रैशनल या इरेशनल होने के क्वेश्चन 99% चांस है कि आपको पूछ ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हम इसको इरेशनल प्रूव करें। तो हम इसको इरेशनल करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉन्ग अजम्पशन लेते हैं, और रॉन्ग अजम्पशन के द्वारा हम इरेशनल प्रूव कर देते हैं। थोड़ी सी जल्दी हो जाए, टाइमिंग लग रही है। अच्छा, उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है चैप्टर 3 में से जो बना हुआ है, और चैप्टर 3 में से ऐसा क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, शायद 3 का ही है आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, क्वेश्चन में नजर गई थी, तो देख लेते हैं एक बार बस। क्या है हमारे पास भैया अगला क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 2 का। कहता है कि अल्फा बीटा जो है ना, रूट्स दे रखे हमें, शून्यक दे रखे है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, px हमें दे रखी है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, हमें ये दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके रूट्स यानी कि इसके शून्यक के रूप में कौन प्रेजेंट हो रहे हैं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दोनों इसके शून्यक के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं, इसके रूट्स के रूप में आ रहे हैं। तो हमने वैल्यू पूछी गई आपसे, किस चीज की वैल्यू मांगी है भैया, इसने वैल्यू मांगी आपसे अल्फा बाय में बीटा प्लस बीटा बाय में अल्फा की वैल्यू बताइए क्या आती है, आपसे ये वैल्यू पूछी गई है। अब आप इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो सिंपल सी बात है भैया, अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा। देखो एक्चुअली हरियाणा बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन जनरली रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोनों के लिए चीजें, ये काफी अच्छी चीज क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हम रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस में बी कितना है मेरा, -7, क्योंकि बी होता कौन है, एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट बी होता है, और ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट हमारे पास ए होता है। तो ये कितना आ गया, 7/5। इसके बाद में हम निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट, किसकी भैया, रूट्स की, ठीक है। रूट्स कौन है, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा की प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बाई, हमें अल्फा बीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं सी बाई ए। होता क्या भैया, सी कौन है,
जिसमें ना एक्स स्क्वायर आता ना एक्स, यानी विदाउट एक्स की जो टर्म होती है वो सी होती है, वो है 1, और फिर आगे ये कितना है 5, तो ये कितना आ गया 1/5। अब हमने देखो सम ऑफ फ्रूट्स भी निकाल दिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी निकाल दिया, यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, हमने अल्फा बीटा भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट पूछी गई है, कैलकुलेशन हमसे पूछा गया है कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू बताइए। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे लोगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय में अल्फा बीटा, हमारे पास ये बन गया। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, यू नो, वो हमारे पास बराबर होता है भैया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की। जब इसके बराबर होता है देखो ये कौन है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स, अल्फा बीटा कौन है भैया, प्रोडक्ट ऑफ, दोनों की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब सम ऑफ फ्रूट्स पुट करोगे 7/5 का स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा बीटा कौन है, अल्फा बीटा हमारे पास है 1/5। फाइनली हमारे पास कितना आया 7/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/25 माइनस में कितना होगा 2/5। एलसीएम लेना सबको आता है, जैसे आप एलसीएम लोगे इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अच्छा ये कितना हुआ 39/25। अब 39/25 आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट दे दी उसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, बड़े प्यार से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है 39/25। अब अल्फा बीटा कौन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना है 1/5। अब 1/5 आ गया, सिंप्लीफाई करना सबको आता है, क्या करेंगे हम, जब भैया चार टर्म हमारे पास डिवाइड में हो तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, और पाड़े सबको आते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आपने क्या करना है, जब भी मतलब इस तरह की चीज आपसे मांगे ना तो आपने बेझिझक क्या चीज निकालनी है, इसका मतलब आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालनी है। वो आपसे ये जानना चाहता है क्या आप ये एनालाइज कर पा रहे हो कि आपको सम और प्रोडक्ट आती है, यानी कि शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल आपको आता है निकालना। देखो हरियाणा बोर्ड के लिए इतना ही सब चेंज हो जाता है, बस शून्यंकों का योगफल शून्यंकों का गुणनफल, बाकी 1 2 3 4 5 देखो जैसा सीबीएसई में है वैसे हरियाणा में कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला आता है वहीं से निकाल रहे हैं फॉर्मूला। तो ये चीज आपको पता है, कैलकुलेशन आपको आती है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। 3 मार्क्स का बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो है चैप्टर 3 का। देखो पहले मैंने बोल दिया ना गलती से, चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है ना अगला, भी दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। यस चैप्टर 3 का है, और अथवा में क्वेश्चन देखा है और में क्वेश्चन देखा है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना है। चलो चलते हैं। उसमें क्या है कि एक लैंग्वेज क्वेश्चन दे दिया और एक हमारा जो ग्राफिक मेथड है ना थर्ड चैप्टर में वो दे दिया। अब ग्राफिक मेथड आप लोगों को नहीं आता बाई चांस तो आप लैंग्वेज क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, और आपको लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं आता तो आप ग्राफिक मेथड सोल्व कर लीजिए, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चौक वाला इसलिए बेटर है कि वो क्लीन जल्दी हो जाता है, और ये इसलिए बेटर है कि बार बार हाथ नहीं भरते इसमें, नहीं ये क्लीन नहीं होता। दोनों का एक ड्रॉबैक्स है और एक बेनिफिट है। कुछ तो सर्दी का टाइम है ना, थोड़ा सा सीलन का टाइम है, जिसकी वजह से क्लीन नहीं हो पाते बोर्ड। धूप हो ना तो धूप में जल्दी होता है, धूप भी नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी सीलन ले लेता है जल्दी, क्लीन होने में बहुत टाइम लगा रहा है। चलो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमने पहले हम ग्राफिकली मेथड सीखे हुए, ग्राफिकली कैसे हो सकता है, देन अपन लैंग्वेज क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं आपको दोनों क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जो सा बेटर लगे यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है। पेपरों में भी इसी तरह से क्वेश्चन बनना है आपका। x प्लस में 3y इक्वल टू 6 हमें इक्वेशन 1 दे रखी है, और उसके अलावा हमें एक इक्वेशन और दी गई है इसकी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमसे पूछा गया है कि चेक करना है ग्राफिकली जो पेयर जो दे रखा है इक्वेशन का, जो समीकरण हमें बना के दे रखी है इसके अंदर,
वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, देखो दो शब्द होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन आना, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, कोई हल नहीं। तो कंसिस्टेंट के लिए बात पूछी गई है कि है या नहीं है, अगर है तो फिर उसको ग्राफिकली सोल्व करो, बस इतनी सी कहानी है। तो हमने क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास। दोनों समीकरणों को आप दो अलग अलग बॉक्सेस में लिख लीजिए। सेंटर में मैं लाइन ले रहा हूँ, फर्स्ट समीकरण को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन को, सेकंड को मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, और एक तरफ मैंने इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाना आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा एरिया में ग्राफ के लिए रख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल देनी है। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं ना, वैसा वैसा सेम काम हमने यहाँ पर करना है सब्स्टिट्यूशन की तरह, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आप सभी को देखो, कई तो आपको ये कहेंगे भी आप वैल्यू पुट कर करके दिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों चीज वैलिड है। अब मैं यहाँ एक ऐसा नंबर कंसीडर करता हूँ जिससे इसकी एक प्रॉपर वैल्यू निकले। देखो डिवाइड मैंने किसी से निकालना, इसलिए मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक जीरो और एक वन मान लेता हूँ, वाई को वाई कंसीडर करूंगा जीरो और वन, देन मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं वाई को जीरो मानूंगा तो ये आ जाएगा 6, और जैसे मैं एक्स को वन मानूंगा या वाई को वन मानूंगा, और वन मानते 6 में से 3 गए, मेरा आया 3। तो मेरी ये दो वैल्यू रिसीव हुई। देखो हमने सिर्फ क्या किया है, वाई की वैल्यू को वाई के स्थान पे पुट किया, देन पुट करने से हमारे पास जो कैलकुलेशन बनी, वो कैलकुलेशन हमने एक्स की जगह रख दी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, हमें कोई दिक्कत भी ना हो और 2 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, अगर 0 2 पुट करता हूँ मैं, तो मेरा काम चल रहा है। देखो जैसे मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो 12/2 कितना आ गया 6। अच्छा अगर 2 पुट करता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर 2 पुट करूंगा, 3 2 जा 6, 6 और 12 कितने हो गए भैया, 6 और 12 सर मेरे हो गए 18, 18 को जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 9। तो यानी कि मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास दो अलग अलग टेबल बन गई है, ये इक्वेशन 1 की टेबल है और ये मेरे पास इक्वेशन 2 की टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, यानी कि आपको ग्राफ से पता लगेगा ये कंसिस्टेंट है नहीं है, सो चीज है वहां से पता है। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं मालूम कि क्या होना है और क्या नहीं होना। अच्छा नेगेटिव पोर्शन में जरूरत नहीं है, तो मैं नेगेटिव वाली चीज लेते नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में थोड़ा सा ग्राफ खुला खुला बन पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लाइन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मैंने कोई ली ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ही लाइन ले लेते हैं हम, राइट। तो ये हो गया हमारे पास y, और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। अब हमने देखा कि x की सबसे बड़ी वैल्यू दोनों को मिला के 9 है, y की सबसे बड़ी वैल्यू मेरी 2 है, ओके। तो मैं x की सबसे बड़ी वैल्यू, देखो गैप जो रखना है वो आपने इक्वल रखना है, आपके स्केल के अंदर गैप इक्वल रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। y की मेरा 2 वैल्यू है 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं। जो गैप है वो जो यहाँ है वही यहाँ गैप रहेगा, गैप इक्वल रहेंगे, गैप में कोई फर्क नहीं आएगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 और 9, यहाँ पर आया 1 और ये 2। अब मैंने क्या करना है वो देखो, यहां से मैं शुरू करूंगा पहले इक्वेशन 1 के लिए, y मेरा 0 है, x मेरा 6 है। जैसे मैं देख रहा हूँ y0 तो ये हो गया, x मेरा 6 स्टेप चलेगा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया, राइट। अच्छा सेकंड 1 और 3, x को y को मैंने 1 लेना है और x को मैंने लेना है 3। x मेरा 3 देखो कहाँ है, x मेरा 3 है और y मेरा 1 यहाँ पर है, तो यानी कि ये मेरा जो पॉइंट लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। दोनों पॉइंटों को आपने स्केल से जॉइन करना। देखो यहाँ तो बोर्ड है, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है लाइन, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश रहेगी मैं बिल्कुल ठीक से जॉइन करूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 1 को प्रेजेंट कर दिया, किसको प्रेजेंट कर दिया, मेरी 1 इक्वेशन को। हम इक्वेशन राइट कर देंगे, सिर्फ 1 लिख देंगे इस पे। नाउ सेकंड के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, y0 है x 6 है, देखो y0 और x 6 सेम पॉइंट है, ओके, इसी पॉइंट के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये 2 और 9 है, x मेरा 2 है, और सॉरी x मेरा 9 है, y मेरा 2 है। अच्छा जी मेरा पॉइंट हो गया यहाँ पर कहीं, ठीक है, और एक पॉइंट ये था। तो मैं इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम यहाँ कहीं ले लेते पॉइंट, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गई मेरी समीकरण 2। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि दोनों लाइंस आपस में क्या करेगी, क्रॉस करेगी, करेगी ना। तीन चीजें होती है बेटा, कि या तो लाइन आपकी क्रॉस करती है, या लाइन आपकी पैरेलल होती है, या फिर लाइन आपकी
एक दूसरे का ओवरलैप कर जाती है। जब आपके पास क्रॉस कर जाए या ओवरलैप कर जाए, इन दोनों केस में हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और जब आपके पास लाइन पैरेलल हो जाए तब हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। रिमेंबर इट, हमेशा की पैरेलल लाइन के टाइम पे आप कहेंगे इनकंसिस्टेंट और इन दोनों कहेंगे कंसिस्टेंट, यानी कि संगत और असंगत। हिंदी वालों में क्या है, संगत और असंगत। तो फिलहाल क्रॉस करेगी ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। अब ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही है वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमने ग्राफिकली सोल्व किया कि हमने एक टेबल बनाई, टेबल से हमने ग्राफ बनाया, हमने देखा कि दोनों लाइनें क्रॉस करेगी, तो हम लिख देंगे द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। तो both line are cross, therefore it is the as a unique solution, और the solution is x equal to 6 and y equal to 0। अब बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है। और जिनको ये लगता है सर हमसे तो ग्राफिकली नहीं होता, तो भैया उनके लिए ऑप्शन दिया है सेकंड पार्ट, अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। वो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है अब वो करते हैं हम, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन है, वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ज्यादा इजी डाला हुआ है फिलहाल तो क्वेश्चन। मुझे लगता है दूसरे वाला एक बोर्ड निकालना पड़ेगा इसका, इसमें टाइम चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, देखो कहता है टू नंबर्स आपके पास, ठीक है, दो संख्याएं आपके पास है, कहता है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। अब दो संख्याओं के बीच का अंतर, अब दो संख्याएं बोली है इसने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर लेट कर देंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट टू नंबर्स, हमने क्या मान लिया, x और y। अच्छा, डिफरेंस की बात हो रही है तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल x को बड़ा मान लेते हैं y से, ठीक है। हम ये साथ में लिख दे भी हमने x को बड़ा माना है क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास बनती है, एक इक्वेशन बन जाती है कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। तो हमने x माइनस वाई कितना लिया, 26 लिया। आगे ये एक और बात बोल देगा आपको, देखो दो इक्वेशन हमेशा चाहिए। दूसरी इक्वेशन में क्या बोली है कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, ये जो एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुना है, 3 टाइम्स 3 गुना है, यानी एक संख्या दूसरे की 3 गुना है ना, तो जो बड़े वाला है वो छोटे का 3 गुना होगा ना। बड़ा कौन है बेटा, x है, तो x इज 3 टाइम ऑफ y। तो सिंपल सी बात है, y को 3 से गुना करूंगा तो वो x के बराबर जा रहा है, ठीक है। अगर मेरा x मान लो 6 है, और तो y कितना होगा, 2 होगा ना, 2 को 3 से करते ही 6 के बराबर, x के बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने इक्वेशन बना दी। ये बातें आपको छोटी छोटी है ना, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप 10th क्लास की वीडियो से भी चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी यहाँ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं ले पा रहा, लेकिन कोशिश है फिर भी पूरी कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 2 से वैल्यू लेंगे और 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट होगी, x की इन 1 में पुट करेंगे। 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना देगा, 26। तो ये कितना है, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू कितना है, 13। जैसे हमारे पास y की वैल्यू आई, हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इन 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। ज्यादा क्लियरली नहीं लिख रहा हूं मैं फिलहाल। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39 आ जाएगी। ये हमें आगे ना दो नंबर पता लग गए, एक नंबर कौन सा है
13 है, दूसरा नंबर कौन सा है 39 है। देखो अब एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, आप ये चेक भी कर सकते हो बाय कंडीशन। तो ये था हमारे पास 3 मार्क्स में क्वेश्चन। बताओ 3 के लायक है क्या? अगर आपको लैंग्वेज सॉरी ग्राफिक का अगर थोड़ा सा मुश्किल लगता हो तो आप लैंग्वेज क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अगर पेपर में भी कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है तो बिल्कुल इजी सा कोई लैंग्वेज क्वेश्चन है कि आपको ये पता लग गया कि मेरे को 3 मार्क्स के लिए इस तरह की क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके चलनी होगी, या तो मैं ग्राफिक मेथड की प्रिपरेशन करके चलूँ या फिर मैं यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन करके चलूँ लैंग्वेज क्वेश्चंस की। तो चैप्टर 3 में आप तो बहुत कम क्वेश्चन छोड़े इन्होंने, और हमने वैसे भी प्लेलिस्ट के अंदर सारे अलग अलग टाइप्स को है ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बनाया हुआ, उस पर मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन सी वीडियो आपके किस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रही है। ठीक है, तो आप वो बहुत अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हैं चैप्टर 3 को लेके। और कुछ चैप्टर में बाकी अभी वो जल्दी ही उसके ऊपर आ जाएंगे आपके पास, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करें, मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा, मैं कहूँगा कि लॉजिकली क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। जिन बच्चों को समझ आ जाए वो पूरी कोशिश करें। चैप्टर 10 से क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, जो टेंजेंट वाला क्वेश्चन है वैसा है, टेंजेंट वाले में से है और एग्जाम्पल है उसका। तो ये कहता है कि 2 टेंजेंट है टी पी और टी क्यू और फिर सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास। मैं ज़्यादा आप एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे रखे हमें पे, एक सर्कल है ठीक है, विद द सेंटर ओ है, हमें पास 2 टेंजेंट दी गई है इसकी टी पी एंड टी क्यू। बाहर का पॉइंट कौन है भैया? टी इसका एक्सटर्नल पॉइंट दिया है, पी और क्यू के रूप में आपकी टेंजेंट प्रेजेंट की गई है। नाउ ये क्या कहता है, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम एक बार, ठीक है, क्योंकि इसने जो बात बोली है कुछ इसी टाइप से बोली है। अभी मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये हमने डायग्राम बना दिया। सेंट्रल लाइन को वैसे ना ज्वाइन करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा भी देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसे ज्वाइन नहीं करते एक बार। इसने बात क्या बोली है, उस बात से आपको ये पता लगे भी मैंने इनको ऐसा डायग्राम क्यों बनाया है। इसने हमसे ये बोला है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू जो प्रूव है हमारे पास, वो हमारे पास क्या चीज है बेटा, वो चीज देखो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे पास कि एंगल पी टी क्यू हमारे पास बराबर करना है 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू पे। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना अपने। पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये फुल एंगल, यहां पर आपसे फुल एंगल के लिए बात की गई है। ओके, ये फुल एंगल, इसलिए मैंने बीच वाली लाइन हटा दी, ये ऑफ नहीं किया। अच्छा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपसे बात किया, इसलिए मेरे को ये सेंटर पे ये लाइन ना ज्वाइन करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि इस एंगल के लिए बात की गई है। अब कहानी क्या है वो देखो, कैसे मैं सोल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पी पी टी क्यू एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम देखें इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। किस किस का भैया? अच्छा, एक ये हो गया, इन एंगल को मैं नंबर दे रहा हूं 1 2 3। ठीक है, तीनों एंगल को मैंने नंबर दे दिया, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इन तीनों एंगल का जोड़ कितना है 180 डिग्री है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दे। अब हमें पता है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल है तो जो ये ट्रायंगल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। क्यों? रीजन क्या बना इसका, क्योंकि हमारे पास जो टीपी है वो बराबर है टी क्यू के, टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इफ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट ऑन ए सर्कल दे आर मेक द ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हमारे पास टीपी और टी क्यू क्या है, इक्वल है। अगर टीपी और टी क्यू इक्वल है, इसी वजह से हमारे पास क्या हुए, एंगल इक्वल हुए। अब 2 और 3 सेम एंगल है, ठीक है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऊपर ऊपर काम करना है लेवल पे। ठीक है, मैं 3 को कन्वर्ट कर देता हूँ 2 में। ठीक है,
ये 1 और इसको नाम दे दिया 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब 3 की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा एंगल 1 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब बताओ बेटा ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि एंगल 3 को एंगल 2 लिख रहा हूं मैं, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हुआ? 2 एंगल 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे रहा हूं मैं 3 का। तो देखो स्टेप बाय स्टेप एक नई चीज हमारे पास रिसीव हो जा रही है और उन्हीं को हम नाम दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नया काम करने वाली है। देखो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम क्या कर लेते हैं, इस एंगल को नाम देते हैं 4 का, इस एंगल को नाम दे देते हैं 4। अब आप सभी को एक चीज मालूम है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लाइन आपने लिखनी पड़ेगी, एज वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस मेक 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। अगर वो 90 डिग्री एंगल बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिलकर के कितने डिग्री के है भैया? 90 डिग्री के है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 दोनों मिलकर के कितने के एंगल बनते हैं? 90 डिग्री का। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस पूरा 90 बनाते हैं, तो ये दोनों पूरा ही हुआ ना, 2 और 4 दोनों का सम कितना? 90। अब यहां से अगर एंगल, हमें 2 की तो वैल्यू चाहिए नहीं, 4 की चाहिए ना। अब एंगल 2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 को मिला के हमारे पास क्या है देखो। अब एंगल 2 की वैल्यू होगी 90 माइनस एंगल 4, 90 माइनस एंगल 4 यहां पुट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो। तो हम यहां पर लिख पाएंगे कि एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कितना? 90 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 180। एम राइट? हमने क्या कर दिया, बहुत सिंपल है। यहां से एंगल 2 की वैल्यू निकाली और वो यहां पुट की, वो कितनी हुई? 90 माइनस एंगल 4, 90 माइनस एंगल 4 हमने यहाँ पुट कर दिया। अब मैं बहुत सिंपल, हमारा आंसर आ चुका है वैसे, तो ये कितना हो गया बेटा? 180 हुआ माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा? 180। अब 180 से 180 तो कट गया, तो एंगल 1 किसके बराबर आया? ट्वाइस ऑफ एंगल 4। और हमें यही प्रूव करना था। देखो मैंने ज्यादा लेंथी नहीं किया क्वेश्चन, कोशिश की है मैंने आपको जितना मिनिमाइज कर सकूं क्वेश्चन को उतना मिनिमाइज करके समझाया है। मैं चलो दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना था, दो टेंजेंट दे रखी थी, हमने क्या किया, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सबसे पहले इसी बात को लिया मैंने। देन मैं क्या जानता हूं कि दोनों टेंजेंट इक्वल है, इक्वल है तो ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे। अब एंगल 2 एंगल 3 बराबर, तो एंगल 3 की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एंगल 3 को मैं खत्म कर देता हूँ, पहले एंगल 2 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, मैं तो थोड़ा छोटा कर दिया ना क्वेश्चन को, इस समीकरण को और कम कर दिया मैंने। अब यहां से मेरे को एंगल 2 की जरूरत नहीं है, तो मैं ये जानता हूँ कि 2 और 4 का सम कितना होता है? 90 होता है। 2 और 4 का सम कितना है? 90। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकाल के 4 में पुट कर दी, जैसे ही पुट किया मेरा आंसर आ गया। अब बताओ क्या मुश्किल किया मैंने? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है, आपने चीजों को समझ ही चलना है। समझने के बाद क्या पता ये क्वेश्चन अब आपको भी आसान लग रहा हो। ऐसा क्वेश्चन काफी बार ये एग्जाम में आया भी है, ये मैंने देखा है कि काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आज हो गए भैया क्वेश्चन 1 2 3 4, आगे भैया रह गया हमारे पास है एक, अभी तो 4 क्वेश्चन और बाकी है इसके अंदर, क्योंकि देखो 6 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में है। कुल मिला के 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 क्वेश्चन में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी हमारे पास। तो आज हम इसके 4 क्वेश्चन कर लेते हैं और 4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी रहेगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा। अगला ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है और देन आपके पास चैप्टर 9 जो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबिलिटी को बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कितने रह गए? 3 रह गए क्या आपके? इसके भी ऑप्शन में है? नहीं, इसके ऑप्शन में नहीं है। 1 2 3,
3 क्वेश्चन बाकी रह गए। 3 क्वेश्चन कम से कम हमारे 15 से 20 मिनट लग जाने हैं, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इन 3 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमने समझा अप्रिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर की प्रूफ, वैसा क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आपके पास आना है। उसके बाद हमने सीखा सेकंड चैप्टर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट, इसके 99% चांस है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने का। इसके अलावा हमारे पास चैप्टर 3 से जो हमने पढ़ा है यानी कि एक ग्राफिक मेथड पढ़ा, एक लैंग्वेज, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में पक्का आना है। और अब जो हम करके हटे हैं चैप्टर 10 का क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन में हमें आ भी सकता है और ना भी आए, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें कंफर्म है कि वो आने ही पूरे चांस है। तो ये आपकी प्रिपरेशन है आज की वीडियो की, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और जितना उसके, ताकि सभी का बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।